तो आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे 23 साल के नौजवान की जिसकी रणनीतिक सोच और निडरता ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। सच कहूं तो इतिहास के पन्नों में दर्ज ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी वैचारिक क्रांति है। आइए सीधे इतिहास के उस बेहद अहम पल में चलते हैं। 8 अप्रैल 1929 का दिन, दिल्ली की भयानक गर्मी और सेंट्रल असेंबली की दर्शक दीर्घा में बिल्कुल शांत बैठे दो नौजवान, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। उनके पास 2 बम थे और कुछ लाल पर्चे, लेकिन उनका मकसद किसी की जान लेना बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक पूरे देश की दिशा को हमेशा के लिए बदलना था। भाग 1, असेंबली बम कांड। अब ये समझने के लिए कि वो दोनों उस दिन वहां क्यों बैठे थे, हमें थोड़ा उस समय के माहौल को समझना होगा। जरा सोचिए, उस दिन असेंबली में चल क्या रहा था। ब्रिटिश सरकार 2 बेहद खतरनाक कानून, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पास करने की कोशिश कर रही थी। आसान भाषा में कहें तो इन कानूनों के जरिए मजदूरों की हड़ताल पर पूरी तरह रोक लग जाती और किसी भी हिंदुस्तानी को बिना मुकदमे के सीधा जेल में डाला जा सकता था। भगत सिंह और उनके साथियों को साफ दिख रहा था कि ये भारतीयों की आवाज को हमेशा के लिए कुचलने की एक साजिश है। भाग 2, एक क्रांतिकारी के बीज। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, बंगा जैसे एक छोटे से गांव का लड़का इतने बड़े विद्रोह तक पहुंचा कैसे? इस टाइमलाइन पे नजर डालिए, सब समझ आ जाएगा। 1907 में जन्म लेने के बाद उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ 1919 में आया, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जानते हैं क्या हुआ? एक 12 साल का बच्चा अकेले अमृतसर पहुंचा और वहां की खून से सनी मिट्टी को अपने पास रख लिया। बस वहीं से ब्रिटिश राज के खिलाफ एक ऐसा संकल्प पैदा हुआ जो 1926 में नौजवान भारत सभा से जुड़ने के बाद एक आग में बदल गया। भाग 3, प्रतिशोध की कसम। और फिर आया 1928, जब साइमन कमीशन के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो गए। यहाँ लाला लाजपत राय जी के ये शब्द देखिए, ये कोई आम शब्द नहीं है। लाहौर में जेम्स स्कॉट के आदेश पर हुए बेरहम लाठीचार्ज में घायल होने के बाद उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगी। यह दुखद घटना भगत सिंह और उनके साथियों के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। इसके जवाब में उन्होंने जेम्स स्कॉट की हत्या का प्लान बनाया। लेकिन 17 दिसंबर 1928 को एक बड़ी भूल हो गई। गलतफहमी में उन्होंने जॉन सॉन्डर्स को मार गिराया। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। लाहौर से निकलने के लिए भगत सिंह को अपने बाल और दाढ़ी कटवाकर एक अंग्रेज जैसी वेशभूषा बनानी पड़ी और वो बड़ी चालाकी से वहां से निकल गए। भाग 4, बहरों को सुनाना। जल्द ही उन्हें ये समझ आ गया था कि सिर्फ इक्का दुक्का अफसरों को मारने से आज़ादी नहीं मिलने वाली। और यहीं से उनकी रणनीति बिल्कुल बदल गई। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। अगर उनका मकसद किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाना नहीं था, तो फिर असेंबली में बम क्यों फेंका गया? इसका जवाब उन लाल पर्चों में था जो उन्होंने बम के साथ फेंके थे। असल में उन बमों में कोई कील या धातु के टुकड़े नहीं थे। वो सिर्फ और सिर्फ एक कान फोड़ देने वाला शोर मचाने के लिए बनाए गए थे। उनका सीधा सा मैसेज था, जो पर्चों पर भी लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। धमाके के बाद उस धुएं में वो आसानी से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो वहीं खड़े रहे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दी, क्योंकि उनका असली प्लान अदालत को एक राजनीतिक मंच बनाना था, ताकि पूरी दुनिया को आज़ादी और समाजवाद की उनकी मांगों के बारे में पता चले। भाग 5, सर्वोच्च बलिदान। इसके बाद जेल में उनका समय सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं रहा, बल्कि वो एक ऐतिहासिक संघर्ष बन गया। ये नंबर देख रहे हैं आप, 116। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। राजनीतिक कैदियों के सम्मान के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने पूरे 116 दिनों तक भूख हड़ताल की। सोचकर देखिए, इस भूख हड़ताल में क्रांतिकारी जतिन दास शहीद हो गए, लेकिन इस बलिदान ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। पूरे देश में हाहाकार मचा था, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने 7 अक्टूबर 1930 को उन्हें मौत की सजा सुना दी। 23 मार्च 1931 की शाम, जब ये 23 साल का नौजवान एक क्रांतिकारी की बायोग्राफी पढ़ रहा था, तभी ठीक 7:43 पर उन्हें फांसी दे दी गई।
और दंगे भड़कने के डर से रातों रात सतलुज नदी के किनारे गुपचुप तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। भाग 6 अमर विचारधारा। अगर हम भगत सिंह को सिर्फ उनके एक्शन और बहादुरी के नजरिए से देखेंगे ना, तो हम उनके विचारों की उस गहराई को मिस कर देंगे जो वो पीछे छोड़ गए। असल में वो बहुत गहरे विचारक थे। जेल की कालकोठरी में भी वो लगातार किताबें पढ़ते रहे। मार्क्स, लेनिन, बर्कमैन सब पढ़ा। वहीं उन्होंने अपना मशहूर निबंध मैं नास्तिक क्यों हूं भी लिखा। उनका मानना था कि सच्ची क्रांति सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से आती है। अब इस स्लाइड पर दोनों विचारों की तुलना देखिए। ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि शरीर को फांसी देने से ये आग बुझ जाएगी, लेकिन भगत सिंह की भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई। वो जानते थे कि शरीर मर सकता है, लेकिन विचार कभी नहीं मरते। शहादत ने उनके विचारों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। और अब जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर पहुंच रहे हैं, उनका एक विचार हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। अगर जिंदगी किसी बड़े मकसद के लिए ना जी जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो जाते जाते खुद से ये जरूर पूछिएगा, आज के इस दौर में वो कौन सा बड़ा मकसद है जो हमें और हमारे समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।